स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सीखो भारत ऑफिशियल में। फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जीके जीएस की सीरीज लेकर। और जो पहला सवाल है वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है नोबेल प्राइज़ पर कोई भी सवाल आता है तो इस एक वीडियो से आपका नोबेल प्राइज़ का पूरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि नोबेल प्राइज़ 2024 इन मेडिसिन कैटेगरी वाज गिवन टू। ये पहले मैं राइट करता हूँ मेडिसिन कैटेगरी में। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन कौन सी कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है, कह रहा है कि 2024 का नोबेल प्राइज़ चिकित्सा के वर्ग में किसे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है और ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं वो इसी साल के लोग हैं जो जिन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ मिला है और वो अलग अलग वर्गों में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा आपका विक्टर एम्ब्रोस और रुवकुन को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेडिसिन की कैटेगरी में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को मिला है। ठीक है, अब जान लेते हैं किसके लिए मिला है। फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ 2024 इन फिजिक्स कैटेगरी वाज गिवन टू। ठीक है, 2024 का नोबेल प्राइज़ भौतिकी के वर्ग में किसे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है और सही हो जाएगा जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन को। और आइए एक बार क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ कि किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला और एक बार नोबेल प्राइज़ का ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज़ है हमारा नोबेल प्राइज़, ये एक नाम है जिनका नाम है नोबेल, ये उन्हीं के नाम पर है, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल नाम है इनका। इन्होंने डिस्कवरी की थी इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी इन्होंने की थी और इसको पेटेंट कराया था 1867 में। ठीक है, और इन्हीं के जो नाम पर हम लोग नोबेल प्राइज़ देते हैं। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ है आपको मैं बुलेट पॉइंट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ है वो सन 1901 में देना शुरू किया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो होता है वो आपका 5 कैटेगरीज में आता है, 5 कैटेगरीज में। पहला आता है ये फिज़िक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में। दूसरा आता है मेडिसिन के। तीसरा आता है आपका ये केमिस्ट्री के फील्ड में। चौथा आता है आपका ये पीस के में, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, शांति के लिए। और पांचवा आता है आपका नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया कि पहला जो मैंने बताया कि मेडिसिन कैटेगरी में किसे मिला, दूसरा फिजिक्स कैटेगरी में बता दिया। ठीक है, आप पीस कैटेगरी में बताइए और लिटरेचर और केमिस्ट्री कैटेगरी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूं आपको किनको मिला है। ठीक है, तो बता देता हूं मैं आपको केमिस्ट्री कैटेगरी में किसको मिला है नोबेल प्राइज़। केमिस्ट्री कैटेगरी में किसे मिला है, तो ये मिला है हमारे एक साहब हैं, इनका नाम है डेविड बेकर साहब को। ठीक है, डेविड बेकर को मिला है और ये इनकी नेशनैलिटी यूएसए की है। और किस फील्ड में मिला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रोटीन डिज़ाइन। ठीक है, और दूसरा जो है कैटेगरी है पीस कैटेगरी में। ठीक है, 2 और नाम हैं जिनको मैं लिखवा देना समझता हूँ ज़रूरी है। एक डेविड बेकर साहब को मिला है, 2 और शख्स हैं जिनको इन्हीं केमिस्ट्री कैटेगरी मिला है। एक है हमारे डेनिस हैस्बिस जो कि ब्रिटिश मूल निवासी हैं, और दूसरे हैं हमारे जॉन एम जम्पर को। ठीक है, जॉन एम जम्पर को मिला है। ये यूएसए के हैं। ठीक है, ये यूएसए के हैं। और किस लिए मिला है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। पीस कैटेगरी का देख लेते हैं, पीस कैटेगरी का किसको मिला है,
नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इस साल का ये मिला है हमारे नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, जिनका नाम है निहोन हिदांक्यो। नाम से स्पष्ट हो गया ये जापान के हैं, जापानीज़ है, ये जापान मूल के हैं। और ये जो है इनका जो मोटो था कि जो वार में जो न्यूक्लियर वेपन है इसका इस्तेमाल ना हो, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन उसका इस्तेमाल ना हो। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर के वर्ग में, नोबेल प्राइज़ इन फील्ड ऑफ लिटरेचर 2024 किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। ये आपको मैंने नोबेल प्राइज़ इस साल का बता दिया। 2024 का 5 कैटेगरी में जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है वो मैंने क्लियर कर दिया है 2 क्वेश्चन के ज़रिए से, और 2 जो है जो केमिस्ट्री कैटेगरी का और पीस कैटेगरी का मैंने बता दिया। टोटल 4 जो मैंने नोबेल प्राइज़ बता दिया। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कि नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की याद में बनाया जाता है। 1867 में इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी के लिए अपने डायनामाइट की डिस्कवरी को पेटेंट कराया। सन 1901 में ये अवार्ड देना शुरू हुआ, और अभी इस साल किन किन लोगों को मिला, तो एक वीडियो में मैंने नोबेल प्राइज़ 2024 कंप्लीट कर दिया है। नोबेल प्राइज़ हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। ऑप्शन है तापी, गोमती, स्वर्णरेखा और गंगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्णरेखा रिवर, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर जो शहर है वो बसा है। जमशेदपुर जो शहर है वो जमशेद जी टाटा के नाम पे है, जमशेद जी टाटा के नाम से है। हाल ही में जो टाटा के सीईओ थे, हाल ही में रतन टाटा का निधन हुआ है, तो ये सवाल पूछ सकता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो स्वर्णरेखा रिवर। तो स्वर्णरेखा बेसिकली झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए आपका ये वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए आपका नदी समुद्र से मिल जाती है, ठीक है। जो स्वर्णरेखा नदी है ये ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लाटू से, छोटा नागपुर प्लाटू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लाटू से ओरिजिनेट होती है। तापी की नदी के किनारे भी एक शहर बता है जो कि काफ़ी मशहूर फेमस शहर है भारत का, सूरत, इम्पॉर्टेंट है। गोमती के किनारे बसा हुआ है आपका लखनऊ, और गंगा के किनारे तो कई शहर भारत के अंदर बसे हुए हैं। तो गंगा हमारे यहाँ चूँकि बिहार का पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका हो गया कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा आपका स्वर्णरेखा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। करा कि विच 2 रिवर मीट एट देव प्रयाग, और ये पंच प्रयाग से क्वेश्चन है। कौन सी 2 नदियाँ का संगम देव प्रयाग में होता है, तो देख लेते हैं हम लोग। पंच प्रयाग हैं, ठीक है, पंच प्रयाग, ठीक है, पंच प्रयाग होते हैं, और ये सारे जो ये हैं बेसिकली पंच प्रयाग संगम स्थल है 2 नदियों का, ठीक है, और ये पवित्र जगह मानी जाती है। पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग आता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। पंच प्रयाग में सबसे पहला आता है विष्णु प्रयाग। तो ये जो 2 नदी हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये हमारे किस प्रयाग के पास मिलती हैं, विष्णु प्रयाग के पास, विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग पर आपका मिलती है विष्णु गंगा और धौली गंगा। जब विष्णु प्रयाग पर यह मिलती हैं तो जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तब इस नदी को नाम जानते हैं हम लोग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा बनता है, ये बन जाता है आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग।
नंद प्रयाग के बाद नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है आपका कर्ण प्रयाग में। ठीक है, नंद प्रयाग के बाद आता है हमारा कर्ण प्रयाग, माफ कीजिए, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग आता है। और ये जो ऑप्शन है अलकनंदा और भागीरथी, ये है देव प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, आप कहेंगे एक ये छूट गया, तो बीच में आता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं लोग रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में आपका जो संगम है वो अलकनंदा मिलती है आपका, अलकनंदा जो है वो मीट करती है आपका मंदाकिनी से, मंदाकिनी से। ठीक है, पंच प्रयाग बता दिया। विष्णु प्रयाग में मिलती है आपका विष्णु गंगा, धौली गंगा। फिर यहाँ से इस नदी को हम लोग जानते हैं अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा और नंदाकिनी आपका मिलती है आपका नंद प्रयाग में। फिर यहाँ से नदी आगे बढ़ती है, इसी नदी को अलकनंदा के नाम से जानते हैं। फिर अलकनंदा के अंदर फिर से आके मिलती है पिंदार गंगा, जिसे हम लोग कहते हैं लोग कर्ण प्रयाग में। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ती है कर्ण प्रयाग से, फिर अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती है आपका रुद्र प्रयाग में। फिर रुद्र प्रयाग से गंगा मतलब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसी अलकनंदा में आके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली ये भागीरथी नदी आके मिल जाती है हमारे देव प्रयाग में। तब इस नदी को हम लोग नाम के जानते हैं लोग गंगा। ठीक है, अब गंगा की अपनी ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना, यमुना, गोमती, बागमती, बागमती, कमला, कोसी, बिहार के अंदर ही मिलती हैं नदियाँ। ठीक है, घाघरा भी आके मिलती है, घाघरा। तो ये सारी नदियाँ आपको जब धीरे धीरे आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे, एक मैप रखिए, मैप में देखिए, आपको धीरे धीरे नदियाँ याद आएंगी, कौन कौन नदियाँ कहाँ से आके मिलती हैं, वो सब आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये कोई इतना टफ नहीं है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर उसके बाद में रुद्र प्रयाग, तब उसके बाद में देव प्रयाग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टू रिवर्स मीट एट देव प्रयाग, तो आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, तब यहाँ देव प्रयाग में आखिरी प्रयाग होता है देव प्रयाग, पंच प्रयागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उद्बोधन मैगजीन फाउंडेड बाय, ठीक है, उद्बोधन मैगजीन फाउंडेड बाय, हिंदी है इसका, उद्बोधन किसके द्वारा स्थापित किया गया। उद्बोधन बेसिकली एक मैगजीन है, एक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद और ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जो थे, इस उद्बोधन मैगजीन को फाउंड किया था इन्होंने। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी उद्बोधना की, ये थी बंगाली में, बंगाली। दो पत्रिका इनकी मशहूर है, एक उद्बोधना, एक है आपका प्रबुद्धा भारती। आप बताएंगे प्रबुद्धा भारती की भाषा क्या है। उद्बोधना की भाषा जो थी वो बंगाली में प्रकाशित हुई, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो प्रबुद्धा भारती थी इसकी भाषा क्या थी। ठीक है, ज्योतिबा फूले की भी कुछ किताबें हैं, जैसे सार्वजनिक सत्य धर्मा, गुलामगिरी की किताबें हैं, गुलामगिरी। ठीक है, इनकी कुछ किताबें हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय का भी कहता था, जिनको हम लोग जानते थे लोग, इनकी एक पत्रिका का नाम है फारसी में इनकी पत्रिका था, इसका नाम था मीरतुल अकबर का प्रकाशन ये करते थे। हाँ, ज्योतिबा फूले से एक याद रखिएगा आपकी, इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज 1873, सत्यशोधक समाज। ठीक है,
सत्य शोधक समाज के फाउंडर हैं ज्योतिबा फुले। विवेकानंद कोई और भी चीज़ में बता देता हूँ, जैसे 1893 में इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, 1897 में इन्होंने आपका रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, उद्बोधना प्रबुद्धा भारती इनकी पुस्तकों के मतलब इनकी जर्नल हैं, ठीक है। और शिकागो सम्मेलन में इनका बहुत मशहूर है आपका राम विवेकानंद का। खोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। सत्यार्थ प्रकाश इज रिटन बाय, सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है, बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है हेनरी देरोजियन, ऑप्शन सी है एम.जी. रानाडे और डी है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। ये जो सत्यार्थ प्रकाश है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। ये वही वक्त था जब दयानंद सरस्वती जो हैं जिन्होंने आपका रुक जाइए, बॉम्बे आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। अब दयानंद सरस्वती जो है थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। दयानंद सरस्वती जो 19th सेंचुरी के सबसे मशहूर व्यक्तियों में से एक हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो है ये बुक है उसको पब्लिश किया सन 1875 में, और बॉम्बे आर्य समाज की स्थापना भी इसी सन 1875 में ही की, ठीक है। बाद में सन 1877 में लाहौर में जो है आपका आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसे हम लोग लाहौर आर्य समाज कहते हैं। और लाहौर आर्य समाज आज़ादी तक ये जो था आर्य समाज का मेन हेडक्वार्टर यही था, ठीक है। हेनरी देरोजियन जो है ये भी ये एक स्कॉटिश व्यक्ति है जो भारत आए हुए थे और इन्होंने हिंदू कॉलेज में बतौर टीचर की हैसियत काम किया था। और देरोजियन का जो ये है, देरोजियन के जो अनुयायी है या फॉलोअर हैं, बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया कोलेरा की वजह से। इनके जो अनुयायी हैं उनको हम लोग ये यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट जो है इनसे जुड़ा हुआ है, यंग बंगाल मूवमेंट। बहुत बड़ा योगदान है हेनरी देरोजियन का। आगे जितने भी एसोसिएशन एक फॉर्म होगा वो उसमें मैं जब पढ़ाऊंगा एसोसिएशंस को तो उसमें मैं बताऊंगा हेनरी देरोजियन मतलब जो अपने आप को देरोजियन करने वाले लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान थे। मनुष्य चला जाता है, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति चले जाते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं जो हैं वो रह जाती हैं। अपनी इनके जाने के बाद जो इनकी विचारधारा थी वो स्कूल में फली फूली, लोग इनसे पढ़ के एजुकेटेड हुए, और जो बंगाल जो हेडक्वार्टर बना रहा, बंगाल हुआ या बॉम्बे हुआ, ये इन्हीं जैसे व्यक्तियों की वजह से हुआ। ये लोग दूसरे मतलब सीख के आते थे, ये देखते थे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है वहाँ पे उनके अधिकार हैं, उनके वहाँ पे नागरिकों का अधिकार हैं, जबकि भारत में जहाँ पे वो शासन कर रहे हैं, जहाँ से वो पैसे लेके जा रहे हैं, वहाँ पर व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। एम.जी. रानाडे के बारे में मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, 1870 में इनका एसोसी है पूर्ण सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूर्व सार्वजनिक सभा जो में आत्माराम पांडुरंग के बारे में मैंने बताया था। ये है प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए। प्रार्थना समाज सन 1876 में एस्टैब्लिश किया गया, और इनसे जुड़े हुए दो व्यक्ति थे, एम.जी. रानाडे और आर.सी. भंडारकर साहब, ठीक है। इसके अंदर मैंने जितना भी था वो कंप्लीट कर दिया है। कोशिश करूँगा इसे धीरे धीरे मैं आपको धीरे हिस्ट्री के सेगमेंट्स को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू ही। तो जो बुलेट्स पॉइंट में लिखवाता हूँ आप इसे ध्यान से सुने और इसको लिख लिया करें। इन बुलेट्स पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हो सकता है मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू भी आपके सामने ला दूंगा। एक बार एक से बता देने की आसानी होती है कि जब मैं क्वेश्चन के थ्रू दूंगा तो आप अगर नोट इसको किए रहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पोजेशन टर्म वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन विच एक्ट। किस एक्ट के अंदर जो ब्रिटिश कब्जा शब्द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। लास्ट वीडियो जिन्होंने मेरा देखा होगा उसमें मैंने ये बताया था
इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस को देखें, मैं उसमें बुलेट पॉइंट्स लिखवाता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको बताता हूँ। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे होते हैं हमारा, वो अगर बुलेट पॉइंट, बेहतर है कि वो बुलेट पॉइंट लिख लें, अगर नहीं भी लिख रहे होते तो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू वो आते रहता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर पाऊँ। कई बार मैं क्वेश्चन के अंदर ही उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि बार बार क्वेश्चन के फॉर्म में, चूँकि हम लोग मार्कर और बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कई बार लिखने से क्वेश्चन बनाने में, फिर उसको ट्रांसलेट करके लिखने में दिक्कत आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू में ही मैं साइड में बुलेट पॉइंट्स लिखते जाता हूँ, और जो लोग देख रहे हैं वो देखने के साथ वो बुलेट पॉइंट नोट करते रहें, ठीक है। बुलेट पॉइंट नोट करते रहें और हमें ज़रूर अपना फीडबैक बताएं हमें कि हमें किस तरह से और वीडियोस लाने चाहिए, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को फोकस करके नहीं पढ़ा रहे हैं, कई और अदर एग्ज़ाम को भी कंक्लूड करके हम इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि हमें और किस तरह से, या तो हम टॉपिक वाइज भी, अगर आप कहेंगे कि टॉपिक वाइज आप किसी टॉपिक को पढ़ाइए फिर उसके अंदर MCQ कराइए, वो भी हम कर सकते हैं। तो आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। तो सवाल का जवाब हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, सन 1784 में। तो और पिट्स इंडिया 1784 में, इसमें जो ब्रिटिश पोजेशन है, ये जो शब्द है ब्रिटिश पोजेशन यानी ब्रिटिश कब्जा, ब्रिटिश पोजेशन का इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, और जो ये ब्रिटिश पोजीशन किसके लिए कहा गया था, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा किया है भारत ने, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी भारत में कब्जा किया है वो ब्रिटिश पोजीशन यानी ब्रिटिश क्राउन का अधिकार है। ये डॉक्यूमेंट ये क्लेम कर रहा था, ठीक है। और वास्तविक तौर में इस पर मोहर लगाया सन 1858 के चार्टर एक्ट जब आया, सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जब आया, उसने इस पर मोहर लगा दी कि जो भारत है वह ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया आपका 1781 में। बेसिकली अब मैं धीरे धीरे बता देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट ने आपका चेंज कर दिया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के जो पहला जज थे मैंने बता दिया था, एलिजा एम्पे साहब थे, और गवर्नर जनरल के साथ उनकी काउंसिल को भी डाल दिया। तो हुआ ये कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाना पड़ा, दोनों में टसल हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ये वर्सेस हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट टाइम यानी ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट। तो इसको गवर्नर जनरल को उसको ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकालने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ना आए, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाना पड़ा, ठीक है। इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 17 और चार्टर एक्ट को मालूम है कि हर 20 साल में चार्टर एक्ट आते रहे, जैसा कि आपको मालूम है। और इन्हीं चार्टर एक्ट ने बेसिकली पहले धीरे धीरे 20-20 साल की मोहलत देते आए, और सन 1813 में आके जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया, और 1858 में आके पूर्ण तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन को 2 टर्म से आप समझिए, 100 वर्षों तक टोटल शासन किया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1757 से 1757 से लेके 1858 तक इनका शासन रहा, और फिर 1858 से लेकर टिल 1947 जब तक आज़ादी मिली तब तक हमारे पास डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। तो ये क्राउन राज रहा और ये EIC का शासन रहा, ठीक है। तो चार्टर एक्ट भी आप आते रहे लगातार। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आप ये जान लीजिए, इसके अंदर आपका शक्तियों का विभाजन का डुअल गवर्नमेंट कैसे चलाया गया, जहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और एंड आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग थे जो कि बेसिकली आपका सिविल एंड मिलिट्री पावर को कंट्रोल करते थे। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 आदमी थे, और जो सिविल जो कहते हैं पॉलिटिकल अफेयर समझें, पॉलिटिकल या मिलिट्री कहें, पॉलिटिकल या मिलिट्री जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो सिर्फ कंपनी के काम को देखने लगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ब्राइट्स डिजीज इज रिलेटेड टू, ब्राइट्स जो रोग है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका किडनी से, बी लीवर, सी लंग्स और डी हार्ट से, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका किडनी से, ठीक है, किडनी से ये रिलेटेड है ब्राइट्स डिजीज। बेसिकली ब्राइट डिजीज को हम लोग जानते हैं नेफ्राइटिस के नाम से।
नेफ्राइटिस। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ें, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको स्प्लिट कर दें। कोई टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी में स्प्लिट करके समझी जाती है। जैसे आइटिस्ट का मतलब होता है बायोलॉजी में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग, सूज जाना किसी चीज़ का। और नेफ्राइटिस जो होता है, नेफ्रॉन जो होता है, किडनी की जो है वो कई सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो उसका बेसिक जो सेल है उसे कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नेफ्राइटिस का मतलब हुआ स्वेलिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी किडनी का सूज जाना। बेसिकली किडनी जो होता है वो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें से आके जो आपका ब्लड वेसल्स है इसके अंदर जाती हैं, और इसमें जाने के बाद ब्लड वेसल्स का इसमें फिल्टरेशन होता है, ठीक है। फिल्टरेशन होता है, ब्लड प्योरीफाई होता है और आपका यहाँ से बाहर निकल आता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आपका बाहर निकल आता है। तो ये काम चलते रहता है कि अंदर, किडनी के अंदर। इसमें होता है इस डिजीज़ के अंदर नेफ्राइटिस यानी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है किडनी के अंदर, ठीक है। और एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, इसकी मात्रा जो होती है आपके यूरिन में बढ़ जाती है, ठीक है। यूरिन में किडनी से रिलेटेड और कुछ टर्म चलते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं हम लोग किडनी का अध्ययन को। लॉजी मतलब होता है स्टडी, यहाँ पे भी नेफ्रॉन यानी किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, ठीक है। लिवर, लंग्स और हार्ट इससे रिलेटेड भी कुछ डिजीज़ होती हैं, आप चेक कर लीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा आपको आगे के सेशंस में। अभी फ़िलहाल एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक तरह का पिगमेंट है, ठीक है। यूरोक्रोम जो पिगमेंट है ये हमारे यूरिन में पाया जाता है, ये हमारे यूरिन में पाया जाता है, जिससे हमारा जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसोटोप, यहाँ पे रेडियो एक्टिव छूट गया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। किस समस्थानिक या रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका कोबाल्ट 60, बी है पोटेशियम 40, सी है आयोडीन 131 और डी है फास्फोरस 32, ठीक है, यानी 32। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60। वैसे तो इन सारे के सारे आइसोटोप्स का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एग्जाम किसी न किसी डिजीज़ में किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का किया जाता है। ये याद रखो, पोटेशियम 40 का इस्तेमाल जियोलॉजिकल डेटिंग में किया जाता है। आयोडीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आयोडीन चूँकि जुड़ा हुआ है तो इसका ये भी ट्रीटमेंट, डिजीज़ ट्रीटमेंट में किया जाता है। वो है आपका थायराइड ट्रीटमेंट में, थायराइड ट्रीटमेंट में, थायराइड ट्रीटमेंट में। फास्फोरस 32 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में, ल्यूकेमिया में, के ट्रीटमेंट में, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में। अब ल्यूकेमिया क्या होता है किसी के समझ में? ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है एक तरह का। और जो लोग WWE देखते हैं उनको मालूम होगा कि एक सुपरस्टार है रोमन रिंग्स, वो इसी बीमारी, इसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे। और ल्यूकेमिया में होता क्या है, जो हमारी WBC होती हैं, WBCs, ये जो ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, RBC भी एक तरह का सेल ही है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है WBC के अंदर। तो WBC के अंदर न्यूक्लियस होने के वजह ये डिवाइड होना शुरू कर देता है। बेसिकली कैंसर को मैं बता देता हूँ, कैंसर है क्या। कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, ठीक है। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होगा तो ये कैंसर का कारण बनता है। यही होने लगता है, WBC अनकंट्रोल्ड वे से डिवाइड करने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। और इन सारे आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एक भी याद रखिए कि कार्बन का भी इसका एक बताता हूँ, कार्बन 14 का इस्तेमाल हम लोग कार्बन डेटिंग में करते हैं, ठीक है। यानी कार्बन डेटिंग बेसिकली रिलेटेड है आपका किसी चीज़ की क्या कहते हैं उसका आयु मालूम करने में, कोई चीज़ कितनी पुरानी है हम अंदाज़ा लगाते हैं कार्बन 14 की मात्रा को देख के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू ज्वाइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है 108, 110, 352 और 280, और इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद संख्या 108, ठीक है। अब ज्वाइंट सेशन के ऊपर समझ लेते हैं आखिर ज्वाइंट सेशन क्या है, ठीक है।
जॉइंट सेशन ये बुलाया जाता है बाई हुम, बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता करते हैं आपका लोकसभा स्पीकर, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। और ये जनरल बिल के ऊपर ही ये जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, बाकी किसी पर तो बुला नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका धन विधेयक हुआ जाए, मनी बिल तो पहले ही से ही राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, तो इसके ऊपर जॉइंट सेशन का कोई ही नहीं है। और सेकंड हाउस अगर रोक भी लेता है तो उसको पास करना होगा, अनिवार्य है हियरिंग के बाद 14 दिन के बाद, ठीक है। और जो संविधान संशोधन होता है उसके अंदर भी उतना जॉइंट सेशन का ही नहीं है। जॉइंट सेशन सिर्फ होता है जनरल बिल्स के ऊपर, ठीक है। 110 आर्टिकल पिछले सेक्शन में बताएंगे, आप कमेंट में बताएंगे कि 110 किससे संबंधित है, पिछले क्लास में बता चुका हूँ। 352 और 280 में आपको बताता हूँ। 352 जो है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। 3 आर्टिकल जो है इमरजेंसी से रिलेट करते हैं आपका 352, 356, 356 और 360, ठीक है। 280 है आपका फाइनेंस कमीशन से। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।